हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। तो हमारा जो पिछला लेक्चर चल रहा था ओसिलेशंस के बारे में, तो उसमें हम लोग इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी भी एसएचएम मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या क्या क्राइटेरिया होता है और किस तरह का जो इक्वेशंस जो था हमने पढ़ा था कि वो अगर वो एसएचएम की इक्वेशन को ओबे कर रहा है तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की इक्वेशन को ओबे कर रहा है, जहां पर F मतलब रिस्टोरिंग फोर्स और x मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है, और k क्या है, एक तरह का रिस्टोरिंग यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह बोल सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग कांस्टेंट, और k को हम लोग ऐसे जनरली तौर पर फोर्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और वहां से हमने दो तीन बातों को निकाला था कि जहां पे हमने बात की थी x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस हमने क्या लिखा था, फाई लिखा था। ओके, तो जहां a क्या होता था, a क्या होता है मैंने बताया था पिछले वीडियो में, a को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। और ये जो टर्म आता है ओमेगा t प्लस फाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फेज के नाम से जानते हैं। ओके, और इस फाई को अकेला क्या कहते हैं, फाई को अकेला हम लोग क्या कहते हैं, फेज कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ओके, तो अब एक एक चीज करके हम समझेंगे इन सब चीजों का क्या मतलब है, और आज का वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप इस वीडियो को अगर हो सके तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देख सकते हैं। ठीक है, देख लेता हूं कि वीडियो कंटिन्यू है कि नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की जब बात करते हैं तो आपको मैंने यहां बताया था कि जब हमने निकाला था डेरिवेशन में, तो हमने वहां पे जब वेलोसिटी से इसे साइनोसोइडल फंक्शन में कन्वर्ट किया था। लेकिन एक और साइनोसोइडल फंक्शन भी यहां पर माना जा सकता है जो कि सही है, अगर आप यहां पे x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, इस वाले में और इस वाले में केवल और केवल 90 डिग्री का फेज का डिफरेंस रह जाता है। ठीक है, बाकी ये दोनों ही इक्वेशन ऑफ एसएचएम के एक्सेप्टेबल फॉर्म कहे जा सकते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि साइनोसोइडल और दोनों ही साइन और कॉस के जो दोनों फंक्शन है, और इनफैक्ट दोनों के कॉम्बिनेशन भी पीरियोडिक फंक्शन को ओबे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताया था। अब एक एक करके टर्म को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले हम लोग इस टर्म को समझते हैं, ए फॉर क्या है, एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले मैंने आपको टर्म समझा दिया है कि क्या है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि ए को हम लोग क्या कह रहे थे, एम्पलीट्यूड। सपोज कीजिए ये है मीन पोजीशन O, ये कोई पार्टिकल है वो यहां से इस साइड राइटवर्ड डेविएट हो रहा है, राइटवर्ड अगर डिस्प्लेस्ड हो रहा है, यहां पे वो डिस्प्लेस हुआ है x डिस्टेंस। ठीक है, जब ये पार्टिकल उधर डिस्प्लेस होना चालू करेगा तो इसकी एक पिक वैल्यू होगी जहां तक वो मैक्सिमम पहुंच सकता है। सपोज करते हैं वो पॉइंट P है जहां तक वो जा सकता है, तो जहां तक वो मैक्सिमम जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। और ये चूंकि ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है इसलिए हम लोग इसे प्लस a के साथ शो कर सकते हैं। सिमिलरली जितना एम्पलीट्यूड अगर वो आगे की ओर जा रहा है, ठीक उतने ही एम्पलीट्यूड के साथ वो बैकवर्ड भी आ सकता है अगर इस सिस्टम में कोई डैम्पिंग फोर्स मौजूद नहीं है। ठीक है, डैम्पिंग फोर्स मतलब डिसिपेटिव फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स या फिर एयर रेजिस्टेंस अगर रह जाता है तो वो उतने एम्पलीट्यूड तक नहीं पहुंच पाता। ओके, जैसे कि आप पेंडुलम के मोशन में जानते हैं कि आपने पेंडुलम को अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से सस्पेंड किया तो एक बार तो वो अपने एम्पलीट्यूड तक पहुंचेगा, लेकिन अगली बार वो अपने फिर से उसी एम्पलीट्यूड तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि हमारे सिस्टम में डिसिपेटिव फोर्स पहले से मौजूद होते हैं। ओके, तो आइडियल केसेस में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ये प्लस a है तो इस साइड कहां जाएगा, माइनस a की ओर जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, लेट फाई को हम लोग जीरो मानते हैं। फाई को हमने क्या कहा, 0 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे जो भी टर्म है वो पूरा का पूरा एंगल है और ये फाई 0 डिग्री का है या फिर बेसिकली 0 रेडियन के टर्म में क्या है। तो आप x इज इक्वल टू क्या देखते हैं, a साइन ओमेगा t को देखते हैं। ओके, अब देखिए अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग पोजीशन शो करने लगेगा। एग्जांपल के तौर पे इफ t इज इक्वल टू, ठीक है, t इज इक्वल टू अगर हम लोग बोलते हैं t/2, ठीक है, t/2, तो इसे क्या कहेंगे, जैसे आपको पता है यहाँ पे ओमेगा हो जाता है, ओमेगा को आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ओमेगा क्या होता है 2π/t। तो अगर हम इसे पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू a साइन 2π/t इंटू
t/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू a साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई कितना हो जाता है 0। यानी जो पार्टिकल है वो अपने टाइम पीरियड के हाफ, ठीक है, ये t क्या है बता रहा था, मैंने बताया था टाइम पीरियड, इसमें एक सेपरेट वीडियो मैंने बताया हुआ था। तो ये क्या था, t मतलब टाइम पीरियड, यानी हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा उस ऑसिलेशन के हाफ पीरियड में वो फिर से अपने मीन पोजीशन में ही पाया जाएगा, मतलब t/2 पे वो पार्टिकल यही होने वाला, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है कि t इज इक्वल टू t/4 को हम लोग कंसिडर करते हैं, तो देखिए आप यहां से क्या पता चलेगा, ओमेगा का वैल्यू है 2π/t, तो अगर इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पुट करते हैं 2π/t और यहाँ पे t/4, तो यहां से आ जाएगा sin π/2, π/2 कितना हो जाता है 1 हो जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा a, ओके, प्लस a आएगा, ठीक है। ये वीडियो ये पोर्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पार्टिकल t पे t/4 पे होता है, ठीक है, तो वो पार्टिकल a पे पहुंचा होगा। उसी तरीके से अगर आपको अलग अलग टाइम पता है तो आप अलग अलग पोजीशन निकाल सकते हैं, यानी पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कितना हुआ है उसका पोजीशन आप बता सकते हैं। यानी ये x क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हो सकता है, ठीक है, आप बता सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि एट t इज इक्वल टू हम लोग देते हैं 3t/4, तो अगर हम इसको यहाँ पुट करते हैं तो आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू a साइन 2π/t इंटू 3t/4, यहां से आपका कैंसिल होगा, 3π/2 क्या हो जाता है -1 हो जाता है, दैट इज -a, यानी पार्टिकल अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुंचा होगा, यानी कितने टाइम पे पहुंचा होगा 3t/4 पे पहुंचा होगा। दैट मींस है कि पार्टिकल ओसिलेट कर रहा है कि हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन निकाल सकते हैं इस टाइम पीरियड की मदद से। यानी ये जो फैक्टर है t को हम लोग क्या कह रहे हैं, टाइम पीरियड, यानी क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि किसी भी टाइम को आप टाइम पीरियड कब कहेंगे, जब आप उसमें, ठीक है, उसको ऐड करते हैं, उतने ही टाइम के बाद अगर वो रिपीटेड फिर से आपको वही इक्वेशन मिल जाता है, तो वो इसका मतलब है कि वो क्या है, टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, यानी हम कह सकते हैं कि आप इसको इस तरह से एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए, मान के चलिए कि t इज इक्वल टू 4 सेकंड है, ठीक है, t इज इक्वल टू आपका 4 सेकंड है। तो पार्टिकल जब स्टार्ट पे था तो यहां था, इस फंक्शन के अनुसार बता रहा हूं, ठीक है, साइन के फंक्शन के अनुसार, और हम लोग यहाँ क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, पाई को 0 कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। और भी हम लोग समझेंगे इस बात को, पहले यहाँ समझेंगे 4 सेकंड है तो 0 पे यहाँ है, t/4 मतलब पहले सेकंड में वो यहाँ गया, दूसरे सेकंड में यहाँ, तीसरे सेकंड में यहाँ, और चौथे सेकंड पे फिर से वो यहाँ आ गया, ओके। तो पार्टिकल ने कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा कर लिया, ओके। फिर से समझिएगा कि अगर 0 पे यहाँ है तो 1 सेकंड पे वो यहाँ गया, अपने राइटवर्ड डेविएट हुआ, उसी तरीके से वो पीछे आया, फिर से यहाँ पे आया, फिर से वो लेफ्ट गया, फिर से वो आया, तो ये टाइम पीरियड की तरह से अलग अलग पोजीशन हम लोग निकाल सकते हैं, ओके। तो ये आपको बात आपको समझ में आ गई है कि एम्पलीट्यूड क्या है, और यहाँ पे आप अलग अलग टाइम से उस पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन कैसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले बात की ओर, जो कि है फाई, जिसको हम लोग कहते हैं फेज कांस्टेंट के समझ में, कि फेज कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको हम ऊपर लिखते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, ओके। अगर हम बात करते हैं कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लोग t इज इक्वल टू 0 देखते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, t इज इक्वल टू 0 मैं कर रहा हूं, तो आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू a साइन 5। t इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब है कि हमने पार्टिकल का स्टार्ट करते मोशन को देखा, यानी पार्टिकल के इनिशियल कंडीशंस को देखा। यानी अगर आपको 5 पता है तो आप x इज इक्वल टू से x निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखिए ध्यान से, क्या करते हैं कि 5 को हम लोग एक वैल्यू दे देते हैं, सपोज कीजिए π/6 दे दिया, कितना दे दिया, π/6 मतलब 30 डिग्री। अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना लेते हैं, 5 सेंटीमीटर में मान लीजिए साइन ओमेगा t प्लस π/6, अगर ये इस तरीके से रहता तो आप मुझे ऐसे बता सकते थे कि यहाँ a का वैल्यू 5 है, एम्पलीट्यूड वो 5 तक जा सकता है मैक्सिमम, ओमेगा t प्लस 5। तो अगर बात करते हैं 5 को हम लोग यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपका x इज इक्वल टू 5 साइन π/6 होता है कि नहीं होता। तो आप क्या लिखते हैं, π/6 मतलब कितना हो जाता है, आप बता सकते हैं 30 डिग्री,
साइन 30 डिग्री कितना होता है 5/2, यानी 5/2 यानी 2/5 सेंटीमीटर। ओके 2.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स है कि पार्टिकल यहां मीन पोजीशन है। ओके ये पार्टिकल मैक्सिमम 5 तक जा सकता था और ये 2.5 सपोज किया, एक पॉइंट हमने जो अपने मीन पोजीशन से 2.5 यानी पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहां है। ठीक है पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे है ऑलरेडी। उसके बाद जब t इज इक्वल टू आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड या t/2 t/4 रखेंगे तो ये पार्टिकल इस साइड और इस साइड मूव करेगा कि नहीं करेगा, तो आप उसके अनुसार अलग अलग टाइम पे पोजीशन निकाल सकते हैं। तो इस फैक्टर के आने के कारण से 5/6 आने के कारण से ये पार्टिकल 2.5 सेंटीमीटर आगे था। इससे पहले मैंने आपको जब बताया कि फाई का वैल्यू आपने 0 पुट किया तो वो जैसे आप यहाँ पे 0 हो जाता फाई का वैल्यू तो आपके पास x का वैल्यू भी 0 हो जाता, यानी पार्टिकल इनिशियल कंडीशन में यहां रहता। उसी तरह से फाई का वैल्यू कुछ अलग रहता तो फाई का अलग अलग पोजीशन, यानी आप पार्टिकल इस फाई के वैल्यू से, ठीक है फाई का वैल्यू आपको बताता है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां हो सकता है, यानी वो पार्टिकल का क्या बता रहा है इनिशियल कंडीशंस के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। यानी बेसिकली इसे हम लोग फेज या फेज कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। दैट मींस है कि ये फेज का मतलब जैसे जनरली तौर पर कहते हैं जैसे सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और गैसियस फेज केमिस्ट्री के हिसाब से बता रहे हैं। फेज मतलब होता है अवस्था। तो यहां पे जब t इज इक्वल टू 0 पे तो पार्टिकल किस स्टेट में है, किस अवस्था में, इसके बारे में हमें पता चलता है इस फैक्टर फाई के मदद से। इसलिए ये फैक्टर फाई जो है फेज कांस्टेंट यानी इनिशियल कंडीशंस के लिए ओबे किया जाता है। अदरवाइज अगर नहीं है तो एक अच्छी बात है कि इसमें इनिशियल कंडीशन में वो हमेशा ओरिजिन पे अपने मीन पोजीशन पे ही डिनोट किया जा रहा है। ठीक है ये तो इसके लिए है। सपोज कीजिए कि अगर ऐसा भी हो सकता था कि x इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया कि 5 cos का फंक्शन भी हो सकता था। ओके cos का फंक्शन भी हो सकता था कि नहीं हो सकता था। अगर यहाँ पे cos हम लोग 0 पुट कर देते हैं, ठीक है cos अगर 0 पुट कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आता है cos 0 t का वैल्यू सॉरी t का वैल्यू 0 पुट कर देते हो अगेन कितना आ जाता 5 cos π/6 यानी 30 डिग्री cos 30 यानी 5 √3/2 यानी ये रूट इतना पोजीशन पे रहता पहले से, यानी कहीं अलग पोजीशन पे रहता। अगर हम लोग 5 को 0 पुट करते, सपोज कीजिए 5 को हम लोग यहाँ 0 पुट रहता इस वाले फंक्शन पे पुट करते तो x इज इक्वल टू 5 cos ωt होता और t का वैल्यू हम लोग 0 देते तो x इज इक्वल टू 5। दैट मींस है कि इस बार t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे ऑलरेडी मौजूद है, यानी इस बार साइन और कॉस में रिप्रेजेंट करने से और फाई के वैल्यू में चेंज आने से पार्टिकल का पोजीशन में चेंज आ गया, इनिशियल कंडीशंस में चेंज आ गया। दैट मींस है कि इस फाई ने सारा का सारा कहानी बदल दिया। तो इसीलिए हम इस फाई को फेज कांस्टेंट यानी इनिशियल कंडीशंस के रूप में हम लोग देखते हैं, जो कि एक मैंने आपको बताया था कि एसएचएम को अगर जानना है तो हमें कंप्लीट रूप से जानने के लिए कुछ फैक्टर्स की जरूरत पड़ता है। इसमें से मैंने आपको बताया था एम्पलीट्यूड की जरूरत पड़ती है और दूसरा इनिशियल कंडीशंस के, यानी आप इनिशियल वेलोसिटी जान सकते हैं या तो इनिशियल कंडीशन यानी फेज कांस्टेंट जानना जरूरी होता है। ओके आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि इस तरीके से फेज क्या होता है उसको हमने समझ लिया, ठीक है, और हमने एम्पलीट्यूड को समझ लिया। तो अगर हम लोग इस चीज के एक और टर्म को समझ लेते हैं, ओमेगा को समझ लेते हैं। ओमेगा को हमने क्या कहा था, फिर से मैंने बार बार बता दे रहा हूं, 2π/t, इसे हम लोग क्या कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ। ठीक है तो इसकी हालांकि ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, ये आपको बता रहा है कि कितने फ्रीक्वेंसीज के बाद मोशन पार्टिकल जो अपने मीन पोजीशन पे वापस फिर से आएगा। ठीक है तो यहां तक आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेन जो काम है वो आपको अब समझने की जरूरत है, वो है इसका कि अगर पार्टिकल का पोजीशन आपको पता है, जैसे कि x इज इक्वल टू a, आप चाहे तो साइनोसोइडल फंक्शन दोनों ही, साइन भी और कॉस दोनों ही एक्सेप्टेबल है। मैं यहाँ साइन का फंक्शन लेके चल रहा हूँ, बट अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो वहां कॉस का फंक्शन को लेके चलता है। ठीक है तो खैर कोई बात नहीं, साइन ओमेगा टी प्लस फाइन। ओके अब एक बार काम करते हैं कि इसको एक बार हम डिफरेंशिएट करते हैं फिर से dx/dt। तो ये a cos ओमेगा टी प्लस फाइव और ओमेगा का यहां से आ जाएगा ओमेगा टी का क्या आ जाएगा ओमेगा, यानी ये जो आया आपके पास a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपका आ गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम।
ओके, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए निकाला था, जहां पे ये जो टर्म है, ये जो ए ओमेगा है, ये वी मैक्स को यानी वी नॉट यानी मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी आपके इस पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो ए ओमेगा होगी। ओके, क्या होगा? ए ओमेगा होगा। क्लियर है? तो ये हो गया वेलोसिटी में। अच्छा, एक बार इसे हम लोग और डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन पता चलेगा, dv बाई dt। तो ए ओमेगा साइन का कॉस का डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा, और यहां से ओमेगा का एक आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, जिससे हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। और साइन ओमेगा टी, ध्यान से देखिए, इससे हम लोग एक साथ लिख देते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं। यानी फाइनली आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर आई, सॉरी एक्स। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी जब हम लोग स्टार्टिंग किए थे f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वहां से इस चीज को हम लोग पहले से देख सकते थे। यानी a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी पोजीशन x। ओके, एट एनी पोजीशन x के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया पोजीशन, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया एक्सेलरेशन। ओके, तो आपको किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर आपको ये निकालना है तो आप इन सब फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको इससे मदद मिलेगी न्यूमेरिकल्स बनाने में। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि इसका ग्राफिकल प्लॉट किस तरीके से होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम सबसे पहले ग्राफिकल प्लॉट शुरुआत करते हैं इसका। सबसे पहले देखिए x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप यहाँ पे x के और यहाँ पे आप ओमेगा टी का लेके चलते हैं, ठीक है, ओमेगा टी हम लोग यहाँ पे ये मान के चलते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको आसान करने के लिए, फाइव को हम लोग यहाँ पर क्या कंसीडर करके चलेंगे? फाइव को जीरो, यानी इनिशियल कंडीशन फेज जो कांस्टेंट जो है वो क्या है? जीरो। ओके, तो अगर हम इसको यहाँ कंसीडर करके चलते हैं तो हमारे पास x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओके ओके, यहां तक आपको बात समझ में है? तो अब हम लोग देखते हैं कि यहां से x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो आपको पता है साइनसोइडल ग्राफ किस तरीके से ओबे करता है, ये कुछ इस तरीके से ओबे करता है। थोड़ा ग्राफ मेरा अच्छा नहीं है लेकिन कोशिश के इस तरीके से ओबे करता है। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे ये आपका प्लस ए और यहाँ पे ये आपका माइनस ए, यानी ये पिक वैल्यू और ये माइनस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। आप चाहे तो इसे t के रेस्पेक्ट में भी प्लॉट कर सकते हैं, जैसे कि इसे हम लोग t के रेस्पेक्ट में भी प्लॉट करेंगे तो आपको सेम ग्राफ ही मिलेगा, जहां पे t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां होगा, t इज इक्वल टू t बाई 4 पे पार्टिकल यहां होगा, t इज इक्वल टू t बाई 2 पे यहां होगा, और 3t बाई 4 पे पार्टिकल यहां हो जाएगा, और यहां पे अगेन ये t पे वो फिर से। तो ये कंप्लीट वेव यानी कंप्लीट ऑसिलेशंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कैसे हम समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे हमने पढ़ा कि फाई इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है, ये t इज इक्वल टू 0, मैंने भी बताया कि t इज इक्वल टू 4 पे पार्टिकल यहाँ होगा, मतलब अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचेगा। देख सकते हैं ये पार्टिकल पीक वैल्यू पे पहुंचे, फिर वो फिर से वापस आ गया तो t बाई 2 पे वो फिर से रिटर्न आ गया यहाँ पे। ओके, फिर 3 बाई t बाई वो नेगेटिव एम्पलीट्यूड में चला गया है। ठीक है, तो ये रिवर्स जाएगा, नेगेटिव एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता, सिर्फ रिवर्स डायरेक्शन होता है। तो ये 3t बाई 4 पे यहाँ हो गया, और ये फिर से यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से पार्टिकल x का पोजीशन जो है वो टाइम के साथ कुछ इस तरीके से इसका प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि वेलोसिटी का किस तरीके से प्लॉट किया जा सकता है। ओके, तो हमने अभी देखा वेलोसिटी का है a ओमेगा cos ओमेगा t, फाई को हमने 0 ले लिया है। तो अगर हम लोग इसका प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से v है और यहाँ पे t है, तो ये cos के फंक्शन को ओबे करता है। तो cos के फंक्शन का ग्राफ जो हो जाता है ये आपको पता है कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि जब cos 0 आप पुट कीजिएगा तो ये a ओमेगा जो कि मैक्सिमम होगा a ओमेगा, और यहाँ पे क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा। ओके, ये cos के फंक्शन को क्या करता है? ओबे करता है। क्लियर है? तो ये हो गया v इज इक्वल टू a ओमेगा, और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस a ओमेगा। आप इसको आराम से समझ सकते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर ओमेगा t इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा t 0 cos 0 1 यानी ओमेगा t। ठीक है, अगला देखिए t इज इक्वल टू हम प्लॉट कर रहे हैं t इज इक्वल टू t बाई 4 पे। ठीक है, t इज इक्वल टू कितना है? t बाई 4 पे। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे t बाई 4 प्लॉट करते हैं तो क्या आएगा? a ओमेगा cos 2 पाई बाई t
इंटू टी बाई फोर। तो ध्यान से देखिए यहां से कट जाएगा, पाई बाई टू साइन कॉस पाई बाई टू कितना होता है, जीरो होता है, तो जीरो हो गया पार्टिकल देखिए अपने, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। फिर अगर हम लोग करते हैं इस तरीके से कि इस जगह पे देखते हैं ये टी बाई टू पे कितना है, टी बाई टू पे चले जाते हैं, तो देखिए किस तरीके से आता है। अगर फिर से ए ओमेगा कॉस टू पाई बाई टी इंटू आपका टी बाई टू, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई आता है -1, दैट मींस माइनस ए ओमेगा, यानी यहां पे हो गया है। ओके, फिर अगर हम लोग देखते हैं कि फिर से अगर हम लोग टी पे देखते हैं, तो आप देखिए ए ओमेगा कॉस टू पाई बाई टी, ओके सॉरी यहाँ पे आपका 3t/4 है, क्योंकि ये अगर t/4 है, t/2 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3t/4, तो यहाँ पे आपका रखा जाएगा 3t/4, तो यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 3π/2 आपका क्या होता है 0, तो ये फिर से 0। उसी तरीके से अगर आप करते चलेंगे तो आपको पूरा का पूरा ग्राफिकल प्लॉट आपको मिल जाएगा, किसके लिए, वेलोसिटी के लिए मिल जाएगा। ये तो ये साइनोसॉइडल फंक्शन है, ये भी कॉस साइनोसॉइडल फंक्शन है, ये कॉस के लिए प्लॉट हुआ है। अब एक बच गया है आपका, किसके लिए बचा हुआ है, एक्सेलरेशन के लिए बचा हुआ है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं, हम यहीं पर इसको बगल में प्लॉट कर लेते हैं। आपके पास किस तरीके से पोजीशन था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, ठीक है, ये इक्वेशन था। अगर a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगर x का रिस्पेक्ट में देखते हैं तो a कॉस सॉरी साइन ओमेगा टी, ठीक है, फाई को हमने जीरो कंसीडर करके चला है। और आपके मन में सवाल ये उठ रहा है कि फाई को हमने जीरो कंसीडर करके चला है, अगर फाई को जीरो कंसीडर नहीं करते तो क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इसको पहले ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पर हम लोग जीरो पुट करते तो ये बिल्कुल कॉस के फंक्शन को ओबे करता, लेकिन इस नेगेटिव साइन के कारण से ये पूरा का पूरा साइन का ग्राफ जो है वो रिवर्स हो जाएगा। दैट मींस है कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा। ओके, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा, जहां ये माइनस ये पिक वैल्यू जो है एक्सेलरेशन की जो पिक वैल्यू आ जाएगी वो माइनस इधर ओमेगा स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, इस तरीके से ये साइन के फंक्शन को ओबे करेगा। सिर्फ इस नेगेटिव सिंबल के कारण से ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है वो कुछ रिवर्स हो जाएगा। अगर आप इसमें मॉड्यूलस लेके चलते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा और इट्स ओबे द सेम ग्राफ बट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये कुछ ग्राफ हैं पोजीशन के, वेलोसिटी का, और ये क्या है, एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके उस सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करता हूं कि अगर फाई को जीरो नहीं लेते तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चेंजेस में आ जाता, ठीक है। देखते हैं इस ग्राफ में किस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि फाई कोई फैक्टर होता, फाई का 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री या कुछ भी हो जाता, तो इस ग्राफ पे किस तरीके से चेंज आता है। तो सबसे पहला क्या होता, अगर t इज इक्वल टू 0 प्लॉट करते तो मैं बताता हूं, यहां से आपके पास क्या आता है, a साइन फाई आ जाता। ओके, तो अब क्या लिखते बताइए, क्या इस तरीके से हो जाता। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये कोई कांस्टेंट वैल्यू k तो देगा ना कहीं से तो स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद जब 0 के बाद कुछ भी होता तो दैट मीन्स है कि वो साइनोसॉइडल ले जाता। दैट मीन्स है कि अगर आप x और t को यहां प्लॉट कर रहे हैं तो t इज इक्वल टू 0 पे ये, जब याद कीजिए जब यहां 5 0 था तो ये 0 से स्टार्ट हुआ। ओके, लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट होने की जगह कहीं किसी और एक वैल्यू से स्टार्ट होगा, सॉरी किसी एक वैल्यू से स्टार्ट होगा। ओके, जैसे t इज इक्वल टू 0 पे सपोज कीजिए इसका वैल्यू 2 सेंटीमीटर मीटर में कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि π/6 रखने पे वो 2.5 सेंटीमीटर आगे था, तो मैक्सिमम अगर 5 था तो वो 2.5 से स्टार्ट कर रहा है, तो यानी यहां से वो अब वो साइनोसॉइडल फंक्शन को ओबे करेगा, लेकिन पिक वैल्यू अभी भी उसका उतना ही रहने वाला है, ठीक है, पिक वैल्यू क्या उतना ही रहेगा। देख लेते हैं, तो ये ग्राफ कुछ पीछे इस तरीके से, ये इस तरीके से भी चलते रहेगा, पीछे साइड भी चलेगा और ये आगे साइड भी कुछ इस तरीके से चलेगा। ओके, यानी सिर्फ अंतर क्या है उस वाले प्लॉट में कि t इज इक्वल टू 0 पे ये ओरिजिन को क्रॉस करके जाएगा, बट t इज इक्वल टू 0 पे जब फाई का कुछ वैल्यू कंसीडर होगा तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, वो कुछ अलग तरीके से जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी बात समझ में आ रही होगी। मैं आपको एक बार और क्लैरिफाई करने के लिए एक वैल्यू आपको बता देता हूं। जैसे x इज इक्वल टू मैंने अभी आपको बताया था 5 साइन ओमेगा t प्लस π/6, π/6 में 30 डिग्री, तो अगर t इज इक्वल टू 0 पे था तो x इज इक्वल टू आपका आंसर आया था 2.5, यानी पार्टिकल 2.5 सेंटीमीटर आगे था। अब देख लेते हैं कि इसके पिक वैल्यू पे कितना असर पड़ेगा। जैसे पिक वैल्यू आपको निकालना था
ओके। पिक वैल्यू पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, सपोज कीजिए t इज इक्वल टू, अगर हम लोग t/4 को प्लॉट करते हैं, ठीक है, t इज इक्वल टू अगर t/4 को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो x इज इक्वल टू 5 sin 2π/t इंटू t/4 इंटू π/6। ओके, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी आपका बच गया है π/2 sin π/2 प्लस इतना, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं देख ले रहा हूं, ठीक है। ओके, 5 साइन आपका हो गया है π/2 प्लस π/6, ठीक है। तो साइन इतना जो हो गया वो हो गया है आपका 90 प्लस थीटा, तो यहां से 5 साइन 90 प्लस थीटा जो हो जाएगा वो आपका cos π/6 cos π/3 यानी 5√3/2, ठीक है। अब यहां से जो आ गया 5√3/2, दैट मींस है कि ये जो फैक्टर है आप देख सकते हैं, यहां से इसको यहां लिख देते हैं, 5√3/2 5 इंटू √3 0. जैसे √3 का वैल्यू होता है 1.732/2, दैट मींस 0.866 हो जाएगा, ठीक है, 8.66 हो जाएगा। तो अगर आप इसको इनटू करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए अगर हम 6 5 30 हाथ मेरा 3 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, दैट मींस 5 से थोड़ा कम आ जा रहा है। ओके, कुछ इसी के आसपास आ रहा है। देखिए इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई और कर लेते हैं, ऊपर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए यहाँ पे मुझे इस तरीके से करना पड़ रहा है, 0.866, ठीक है, 6 5 30 हाथ मेरा 3, ठीक है, और यहाँ पे 3 4.33। ओके, यानी π/2 पे, सॉरी टाइम इज इक्वल टू t/4 पे वो पार्टिकल कहां पे पहुंच रहा है, 0.3433 पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उस बारे में t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल अपने पीक वैल्यू पे पहुंचा था, बट इस बार t/4 पे वो अपने पीक वैल्यू पे नहीं पहुंच रहा है। क्लियर है? तो ये कुछ चेंजेस आएंगे आपको देखने को मिलेंगे, बट अदरवाइज आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैंने यहाँ को फंडामेंटल आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई है। मैं पूरा का पूरा क्लियर करके बता दे रहा हूं कि इस वाले में जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वो 4 पॉइंट समथिंग को वैल्यू को अचीव कर रहा है, ठीक है। यानी जब t इज इक्वल टू 0 था, तो सॉरी t इज इक्वल टू t/4 था, तो नॉर्मल वाले में पार्टिकल ने t/4 पे अपनी पीक वैल्यू को अचीव कर लिया, लेकिन इस वाले ने t/4 पे वो अपने पीक वैल्यू को अचीव नहीं कर पा रहा, वो अपने पीक वैल्यू से कुछ पीछे है। यानी t/4 को अगर हम देखना चाहते हैं तो t/4 पे वो पार्टिकल अपने पीक वैल्यू से मतलब 4.3 यानी कुछ इस तरीके से होगा, यानी इसका पीक वैल्यू t/4 के कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि ये पार्टिकल पहले से ही कुछ आगे चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके कुछ फंडामेंटल बातें यहाँ पर ओबे कर सकती हैं, लेकिन हम उतना कुछ यहाँ पे उतना ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बेसिक बात है वो कुछ इस तरीके से ही काम करने वाली, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस तरीके से सारी बातें समझ में आ गई है। तो क्लियर है, अब इसमें और भी एनालिसिस किया जा सकता है, जैसे कि आप चाहे तो, जैसे कि अगर आप सिंपल पेंडुलम इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब बात करते हैं तो कोई पार्टिकल अपने पीक वैल्यू पे पहुंच रहा है, तो पीक वैल्यू पे पहुंचने के बाद क्या क्या हो सकता है, एक बार हम चाहे तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए इससे मैं मिटा देता हूं, जैसे सपोज कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, ओके, और यहाँ पे वेलोसिटी हमने लिखा a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5, ओके। तो जो पार्टिकल अगर अपने पीक पे पहुंचेगा तो यहाँ पे फिर से हम लोग एक काम को आसान करें, फाई को 0 कर लेते हैं, ठीक है। समझिएगा, मैं जो फंडामेंटल बात सिखा रहा हूं पहले उसको देखिए। फाई को हमने 0 कर लिया, जैसे ही हमने फाई को यहाँ 0 किया तो ये हो गया, ओके। अगर पार्टिकल अपने पीक पोजीशन पे पहुंचता है, पार्टिकल पीक पोजीशन पे पहुंचेगा, तो आप इस तरह के सोचिए कि अगर हम सिंपल फोर्स की बात समझें, पार्टिकल इधर मूव कर रहा होगा, लेकिन उस पे रीस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस kx अप्लाइड हो रहा होगा। तो F इज इक्वल टू माइनस kx अगर उस पर अप्लाइड होगा तो पार्टिकल इधर जाएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जब पार्टिकल अपने पीक पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ओके। और इस समय यानी पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी उसकी 0 है। उसके बाद पार्टिकल को रिस्टोरिंग फोर्स फिर से वापस लाएगा और पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पे जब आएगा,
यानी जब मेन पोजीशन पे उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई लेकिन वेलोसिटी उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वो अपने मैक्सिमम वेलोसिटी को रीच कर जाएगा। ओके, ठीक उसी तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 आ जाएगी लेकिन एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट इसका मैक्सिमम होगा, जो कि आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे t इक्वल टू t/4 जो कि 1/4 मान के चलते हैं 1/4 टाइम में, यहाँ पे आपका a आ जाएगा लेकिन यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। यानी इस पोजीशन पे, ठीक है, इस पोजीशन पे हम कह सकते हैं, आप सिंपल समझ सकते हैं, एट पीक या फिर एट मैक्सिमम पे जब हम बात करते हैं, ठीक है, एट मैक्सिमम पे बात करते हैं तो आपका वेलोसिटी 0 होता है बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम, ठीक है, या चाहे वो इस साइड चाहे वो इस साइड, ये पोजीशन की बात हो गई। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। तो एक्स अगर मैक्सिमम पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम, एक्स अगर मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, बट उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑपोजिट में होगी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सिंबल के कारण से ऐसा हो जा रहा है। क्लियर है? तो ये कुछ है बात कि यहां पे अगर इस पोजीशन पे पिक वैल्यू पे डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों ही मैक्सिमम होंगे बट वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा बट एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों 0 आ जाएगा। ओके, सेम फंक्शन यहां पर भी ओबे करने वाला है। तो आई होप कि मैंने आपको यहां तक जो बताया है, मैंने अच्छी कोशिश कैसे की, आप मुझे चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर किस तरीके से और भी चीजें जो जरूरत है वो आपको चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।